अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में हूँ हसन लियाकत। और आज एक मैच जारी है कराची में, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का तीसरा ओडीआई जारी है, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और वो बॉलिंग का फैसला किस हद तक दुरुस्त साबित होगा नहीं होगा। अभी तक न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही विकेट लेने में कामयाब हुआ, वो विकेट था फ़खर जमान का, जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्होंने चौके भी लगाए, लेकिन उसके बाद बिलाखिर थोड़ा सा तेज़ी में खेल गए और टॉप एच की बदौलत अपना विकेट गवा बैठे फ़खर जमान। उसके बाद इस वक्त बाबर आजम और इमाम उल हक विकेट पे मौजूद हैं। बाबर आजम भी अच्छा खेल रहे हैं, इमाम उल हक तकरीबन कुछ रन शॉट हैं अपनी निस्फ सेंचुरी बनाने से, और इमाम उल हक और फ़खर जमान जो है बड़े ज़बरदस्त कारनामे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर ओडीआई की रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के जो 3 बैटर्स हैं वो टॉप 5 में मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद है बाबर आजम, दूसरे नंबर पर मौजूद हैं फ़खर जमान और 5वें नंबर पे मौजूद है इमाम उल हक। और इन तीनों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। और ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के लिए, क्योंकि आगे एशिया कप भी है और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। सो दोनों कैंपेन्स के लिए हमारे बैटर्स भरपूर फॉर्म में हैं, और आपके जब 3 बैटर्स टॉप 10 में हों तो ये यकीनी तौर पर अपोजिशन के लिए खतरा होता है। लेकिन कुछ सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप के हवाले से। बॉलर्स बिल्कुल भी किसी जगह पर हमें नज़र नहीं आते। टॉप 10 पे अगर 10वीं पोजीशन की बात की जाए तो वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी आपको देखने को मिलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बाद जो मैं नंबर्स आपको बताऊंगा, नवाज 29वें नंबर पे मौजूद हैं, इसके अलावा शादाब खान 39 नंबर पे मौजूद हैं, हारिस रऊफ 51 नंबर पे मौजूद है और नसीम शाह 73 नंबर पे मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह हम अपनी बॉलिंग की तारीफ़ करते हैं, ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, ख़तरनाक बॉलिंग है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये बॉलिंग हमें वीक भी लगती है। पिछले कुछ अरसे से हम अपनी बैटिंग के ज़रिए मैच जीते हुए आ रहे हैं और बॉलिंग अक्सर औकात हमें धोखा दे जाती है, और उसकी वजह फैक्ट एंड फिगर्स में, स्टैट्स में भी हमें नज़र आती है। और आईसीसी की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी का 10वें नंबर पे होना और उसके बाद 29वें नंबर पे नवाज़ का होना, ये सवालिया निशान है। और फिर हमारे बॉलर्स कोई 51 नंबर पे है, कोई 73 नंबर पे है। इस तमाम पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी बॉलिंग के हवाले से जाना जाता था। इसके अलावा एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं कासिम उमर साहब, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, या जो भी कह ले अपनी आप बीती सुनाई है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बदतमीज़ी भी करते थे, बदअखलाक़ी भी करते थे, और मैंने इसी वजह से 1987 में जो इंडिया का टूर हुआ था वो नहीं किया था, वो भी इमरान खान की वजह से नहीं किया था, क्योंकि वो बदतमीज़ी करते थे। और कासिम उमर वही हैं जिन्होंने खिलाड़ियों पे, आपको पता है कि ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाया था, और ये जो ड्रग्स थी वो खिलाड़ी लेके उनकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती थी, और भी बहुत सारे ऐसे गैर अखलाकी सरगर्मियों में जो हमारे खिलाड़ी मुलविस थे, उनके हवाले से इन्होंने आगाही मुहिम स्टार्ट की थी, लेकिन वो इन्हीं को महंगी पड़ी और इनका जो कैरियर है वो बड़ा शॉर्ट हुआ। 1983 में इन्होंने डेब्यू किया था, 1987 में इनके कैरियर का इख्तिताम हुआ। इसके अलावा आईपीएल के जो क्रिकेटर्स हैं उनके मुआवजे की अगर बात की जाए तो उनको इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं दिया जाता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में उनके साथ अपने आप को कंपेयर करती है, इस वजह से कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है। आईपीएल जो है वो खुद ही कहते हैं, अपने मुंह मियां मिठू वाली मिसाल है कि हम इंग्लिश प्रीमियर लीग के लेवल की लीग है, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों को तकरीबन 70% जो है वो मुआवजा देते हैं, जो अपनी इनकम है उसका 70%। और इंडियन प्रीमियर लीग में इनकम का सिर्फ 18% खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा शामी, मोहम्मद शामी जो कि इंडिया के बॉलर हैं, उनकी वाइफ उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त कर रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। सो शामी की वाइफ का और उनका मामला 2019 से चल रहा है, अब देखते हैं कि ये मामला कब तक ख़त्म होगा। और मेसी जो कि एम्बेसडर हैं टूरिज़म के, पीएसजी जो कि उनका क्लब है, उसने जो है मेसी पे 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी, और वो उनका कहना यह है कि मेसी जो है वो बगैर इजाज़त के सऊदीया पहुंचे थे, और उसके अलावा उनकी कुछ मैच फीसिस के हवाले से भी बात हो रही है कि वो भी कट की जाएंगे, और अगले 2 हफ्ते के लिए पीएसजी के साथ मेसी कोई भी मैच नहीं खेल सकेंगे, इवन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा नेपाल की टीम तो एशिया कप में पहुंच चुकी है, नेपाल में जश्न का समा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया अभी तक इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर पाए कि एशिया कप कहाँ पे होगा। एशिया कप क्या पाकिस्तान में होगा, क्या न्यूट्रल प्लेस पे होगा, या कहाँ पे होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन नेपाल वाले, उन्होंने अपना हक ज़रूर अदा किया है, और जिस तरह के नेपाल के मनाजिर हैं आजकल वहाँ पे जश्न हो रहा है, क्योंकि उनकी टीम एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, और साथ ही वो पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल ये तीनों एक ही ग्रुप में होंगे। इसके अलावा आखिर में पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान शाहीन की टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है। आज 4 रोज़ा मैच का आगाज़ होगा, और पाकिस्तान शाहीन पाकिस्तान की टीम आप समझ लें, क्योंकि इसमें इमरान भट्ट खेल रहे हैं, आमिर जमाल खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, एहसानुल्लाह कह गया, शाहनवाज धानी खेल रहे हैं, और उसके अलावा भी 2-3
क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि इस टीम में मौजूद हैं। आई थिंक हुसैन तलत भी इस टीम का हिस्सा हैं। तमाम तर सूरत हाल पर आज डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नवीद खोकर साहब। आप इनके तज्ज़ीब रहते हैं, इनके प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। नवीद भाई, पाकिस्तान की टीम का मैच है, सबसे पहले उसके हवाले से बात कर लेते हैं। मैच कराची में जारी है और कराची में वो पिंडी वाला माहौल नज़र नहीं आ रहा हमें, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैच कराची में जब भी देखें आप, इससे पहले भी कराची में जितने भी मैचेस हुए, वो चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, जैसा क्राउड रावलपिंडी का होता है ऐसा क्राउड कहीं पर भी नहीं होता। हाँ, पिंडी के बाद दूसरा क्राउड अगर अच्छा देखें तो वो लाहौर में आपको नज़र आता है। कराची में बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने कहा भी था, रिक्वेस्ट भी की थी, पाकिस्तान के खेलने वाले अभी क्रिकेटर्स ने भी रिक्वेस्ट की थी कराची के लोग आएँ आगे मैच को एंजॉय करें। लेकिन शायद क्योंकि शाम तक मैच चलेगा, 50 ओवर का मैच है, तो मुमकिन है कि लेकिन सर पिंडी के साथ अगर कंपेयर करें, मुल्तान के साथ कंपेयर करें, लाहौर के साथ कंपेयर करें, ये कराची का क्राउड घर से नहीं निकलना चाहता? क्योंकि आज मैंने खबरें भी पढ़ी हैं कि टिकट्स के हवाले से कि टिकट्स सेल नहीं हो पा रहे और बड़ी जो है ना नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया जा रहा है टिकट्स की फ़रोख्त के हवाले से भी। जी हसनैन, पता है कराची के टिकट हालांकि रावलपिंडी की निस्बत ज़्यादा सस्ते हैं। पिंडी में जो टिकट 300 रुपये का मिलता था, कराची में वही टिकट 250 रुपये का है। पीसीबी ने कोशिश तो की है कि शायद वहाँ पे टिकट को सस्ता कर लें, वहाँ के लोग आ जाएं, लेकिन हम अगर पीछे जब से पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल हुई है, अगर कराची को देख लें तो कराची का क्राउड नहीं आता स्टेडियम में। इससे पहले जब रमीज़ राजा थे, पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी पूरा जोर लगा लिया कि किसी तरह से स्टेडियम को भरा जाए, नेशनल स्टेडियम है जो, उसको भरा जाए किसी तरह से भी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। हालांकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है, उसमें तो लोगों को ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कराची में लोग नहीं आते। फैक्टर नहीं है नवीद के कराची के प्लेयर्स अब कम ही हैं पाकिस्तान टीम में, क्योंकि पहले कराची के प्लेयर्स होते थे, उसके बाद लाहौर के प्लेयर्स, आजकल केपीके के प्लेयर्स छाए हुए हैं, तो अपने प्लेयर्स को देखने के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल हसनैन, ऐसा है। और आप देखते भी हैं कि बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है एक मीडिया के अंदर भी, स्पेशली जर्नलिस्ट हैं, वो भी एक बड़ी, जिसे आप कहीं ना कहीं पे जाके कराची माफियाज का नाम भी देते हैं तो वो भी पिछले दिनों जब आप भी बैठे हुए थे स्टेडियम में और वहाँ पर एक बात चल रही थी कराची माफियाज के हवाले से, भी हुआ था, एग्जैक्टली तो वो चीज़ हुई। तो कराची के लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कराची में जैसे पहले प्लेयर आते थे, या प्लेयर्स को जगह नहीं दी जा रही, या प्लेयर्स के साथ कुछ इश्यूज ज़रूर है। लोग चाहते हैं, कराची के लोग चाहते हैं कि कराची के लोग, कराची के लड़के खेलें, लेकिन केपीके के अंदर से जो लौट आती है अभी, जिस तरह से फास्ट बॉलर कराची केपीके के अंदर से पैदा हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अनकरीब नियर फ्यूचर आप देखिएगा कि शायद कोई प्लेइंग 11 सारी केपीके के अंदर से ना बन जाए। उधर की है, थोड़ा सा पहले तक भी देखें तो 7-8 लड़के वही से उमर गुल ने, फ़खर जमान ने और चंद पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं, उन्होंने केपीके के अंदर बहुत वेल फर्निश्ड अकेडमीज़ बनाई हैं, जिससे बहुत बड़ी लॉट है जो उन अकेडमीज़ के ज़रिए आ रही है। जितना सर्व कर रहा है इस टाइम केपीके पाकिस्तान क्रिकेट को, इतना कोई सुबह सर्व नहीं कर पा रहा। जो फास्ट बॉलर्स की स्पेशली जो अगर रैंक देख लें, अगर उनकी बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा जो है वो केपीके ही से ही लोग आ रहे हैं। एहसानुल्लाह की बात कर लें, सवात से मट्टा से ताल्लुक़ है इनका, कहाँ से सवात, कहाँ मट्टा, कितना दूर और कराची इतना बड़ा शहर, वहाँ से आपको उतना अच्छा बॉलर नहीं मिलता। ना सिर्फ ये, बल्कि आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट PSL के अंदर भी केपीके से एक बहुत बड़ी लॉट मजीद भी आने वाली है। 3-4 लड़के हैं। अच्छा, एहसान का आपने नाम लिया नवीद, तो आप इस स्पोर्ट्स के सर्कल में काफ़ी अरसे से हैं और अरबाब इख्तियार के साथ भी आप शो करते रहे, जो अब अरबाब इख्तियार अब पीसीबी में हैं, उनके साथ आप शो करते रहे। सर, ये क्या वजह है कि प्लेयर को ज़ाया किया जाता है पिंडी की पिच पे, जहाँ पे हमको पता है कि बॉलर्स को मदद नहीं मिलती? एहसानुल्लाह को पिंडी की पिच पे आजमाया गया आउट ऑफ नोवेयर। हम नहीं सोच सकते थे कि एहसानुल्लाह को पिंडी में चांस मिलेगा, फिर उसामा मीर को पिंडी में चांस दिया गया, और अब जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी बेसिकली कराची में, ठीक है, विकेट फेवर कर रही है, पिच फेवर कर रही है, कंडीशंस फेवर कर रही हैं, वहाँ पे एक दफ़ा फिर शादाब को और शाहीन को ले आए। मुझे हैरानगी है इनके इस डिसीजन के हवाले से। मैं नहीं समझ रहा था कि शायद पिंडी में एहसानुल्लाह को जगह मिलेगी, क्योंकि जैसे एहसान की बॉल बाउंस होती है, जैसे पिंडी में बॉल उनकी उठ रही थी और कहाँ से कहाँ जा रही थी, मुझे नहीं लगता था शायद ये इनको कराची में होना चाहिए था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ, लेकिन ये मामलात शायद सेलेक्टर के और जो कैप्टन हैं उन्हीं के ही होते हैं, वही फाइनल करते हैं प्लेइंग 11 आज किसने खेलना किसने नहीं खेलना। बट बेहतर होना चाहिए था यकीनन। आज जगह थी एहसानुल्लाह की, आज उन्हें खेलना चाहिए था पिंडी में। जैसे आप समझते नहीं कि नजम सेठी साहब भी जो है और उनकी जितनी भी कैबिनेट है वो भी इस प्लेयर पावर को ख़त्म करने में कंप्लीट नाकाम रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो कैबिनेट है अभी पीसीबी की, ये प्लेयर पावर्स को ख़त्म करना चाहती है। मेरा ये ख्याल है कि चीज़ों को वो सिस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, चीज़ों को लीगलाइज़ करना चाह रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में पीसीबी की हुकूमत के दौर में बात कर लें, जब
रमीज़ राजा थे, रमीज़ हसन राजा ने, उस वक्त प्लेस के अंदर चंद एक लड़के थे जो जिनके पूरा मुल्क जैसे कह रहा था, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट देखने वाले फैंस कहते थे कि शायद इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो वो चीज़ें कम हुई हैं, अब के बार वो चीज़ें कम हुई हैं। और अभी जो ओडीआई की टीम है जो आज भी खेल रही है, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान के 3 लड़के नंबर 5 के ऊपर मौजूद हैं वर्ल्ड रैंकिंग में। आप 3 लड़के पाकिस्तान के हैं और आप वर्ल्ड कप का साल है ये, एशिया कप का साल है ये। इस दौरान जब आप ओडीआई खेलने के लिए जा रहे हैं एशिया कप में, या ओडीआई खेलने के लिए जा रहे हैं इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए, और उस वक्त आप ओडीआई के अंदर 3 लड़के आपके टॉप 5 के अंदर मौजूद हैं, ये साबित करती है कि बहुत बेहतरीन ट्रैक के ऊपर आप मौजूद हैं इस वक्त। जो लेकिन सिर्फ बैटिंग में ये जो आपने बात की थी अभी इंटरव्यू में सुन रहा था बिल्कुल, कि पाकिस्तान की जो पहचान है वो फास्ट बॉलिंग है। लेकिन हम बदकिस्मती से, जैसे शाहीन शाह अफरीदी उनकी तनज़ली हुई है बजाय उनकी तरक्की होने की। शाहीन शाह अफरीदी जब से स्पेशली हुए, वो अपसेट हुए, जब से इंजर्ड हुए, जब अब उनकी लैंडिंग आप देखिए, पहले की लैंडिंग उनमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। उनकी लैंडिंग कम हुई है, पहले ज़्यादा लैंड कर रहे थे जब, और अब उनकी लैंडिंग स्पीड भी कम हुई है। एक ऊंचे फास्ट बॉलर के लिए जो फास्ट ट्रैक पे बॉल करता है, ऊंचा होता है, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। एक इल्ज़ाम हम लगाते हैं मोहम्मद आमिर पे जी कि उनकी स्पीड कम होगी, इस वजह से वो वापसी नहीं कर सकते। आजकल तो आपके अफरीदी साहब भी 130-135 से ऊपर आने का उनका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जब आप वो वापस आ रहे थे, जब शाहीन शाह अफरीदी वापस आ रहे थे, तो हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, आज भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। मैंने उन्हीं से पूछा कि, मैंने कहा शाहीन शाह अफरीदी, तो मुझे उन्होंने ये बात कही, मैं पाकिस्तान को खेल रहे हैं आज भी मैच के अंदर मौजूद हैं वो, मुझे उन्होंने ये बात की कि शाहीन शाह अफरीदी अपने उस ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आ सकेंगे जिससे जो इससे पहले थे। और ऐसा ही है, देखिए जब भी आप नी का इशू होता है, किसी भी फास्ट बॉलर को नी का इशू होता है, वो सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में रहती है नी का इशू, क्योंकि उसे पता है कि जब उसने फास्ट लैंड किया, जैसे उसने तेज़ लैंडिंग की अपनी, तो उससे ये इशू डिस्टर्ब करेगा, लिहाजा उसकी लैंडिंग में फ़र्क पड़ता है। ये इशू असल में टांग का नहीं होता, ये नी का इशू होता है, ये दिमाग का इशू, ये तो साइकोलॉजिकल इशू फिर आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं टीम के साथ उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि लेकिन ये बहुत इशू है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ नहीं, ये दुनिया के बड़े एथलीट्स के साथ भी होते हैं ना। हाँ बिल्कुल होते हैं, एथलीट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये साइकोलॉजिकल इशू, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेटर्स या खिलाड़ी जो होते हैं वो उनके नर्व्स बहुत मजबूत होते हैं एक आम बंदे की निस्बत, लेकिन इस इशू पे आके शायद वो भी बस कर जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़े एथलीट्स भी देखे। लेकिन देयर इज वन डिफरेंस, आपके शाहीन शाह अफरीदी 22 साल के, ठीक है, और आमिर 31 साल का 144 की गेंद फेंकी थी उसने पीएसएल में। आमिर की वापसी के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है। आमिर को नजम सेठी शायद वापस लाना चाह रहे थे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट चीफ सेलेक्टर हैं वो, उनसे भी मेरी इसी दौरान कुछ टाइम पहले बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर ये परफॉर्म करते तो उन्हें वापस लाएंगे। लेकिन आमिर के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सी है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट आमिर को वापस ले आएगा। अगर आमिर वापस आते हैं तो फिर देखें, मेरा ख्याल है कि आमिर की वापसी के बाद बहुत सारे नए प्लेयर्स के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो रास्ते बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक खबर देता चलूँ आपको, आप भी माशाल्लाह बड़े क्या कहते होते बावसूख ज़राएं आपके पास। आमिर इस दफ़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊंगा आपको किस डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, ठीक है, ये बता देता हूँ कि गैस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, हाँ डिपार्टमेंट्स तो यकीनन। और आमिर में जैसे मेरी अभी कुछ लोगों से बात हुई थी पीसीबी में, तो आमिर के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आमिर कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो शायद उनकी वापसी उनकी। लेकिन पीसीबी भी चाहता है कि डायरेक्ट सिस्टम में वो आएँ तो फिर पूरे प्रोसीजर से आएँ, पहले फर्स्ट क्लास खेले हैं उसके बाद आगे आए। लेकिन यार ये आमिर के लिए सिर्फ क्यों है? जब आप देखते हैं तो एहसानुल्लाह को आप ले आए, ठीक है, आप साइम अयूब के ले आए पीएसएल की बुनियाद पे, उसामा मीर को ले आए, ठीक है, तो इमाद वसीम को ले आए। तो एक आमिर के लिए हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? कहीं ना कहीं हम आमिर साहब से ज्यादा नहीं कर रहे? नहीं, असल में जो इंटरेस्ट है ना, वो जो पीसीबी का इंटरेस्ट है, वो तो कभी किसी टाइम भी चाहते हैं कि शायद नजम सेठी साहब को आमिर को ले आया जाए। लेकिन जो पब्लिक प्रेशर है या जो लोग समझते हैं, जो आगे आपने देखा ट्विटर के ऊपर आमिर के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जा रही थी कि आमिर ने फिक्सिंग की, आमिर ने एक गलती कोई बंदा करता है तो जब उसको सज़ा मिल जाती है, वो सॉरी कर लेता है, उसको सज़ा भी मिल गई तो बात खत्म हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि बात खत्म हो जानी चाहिए, उसका कैरियर है, उसे उसके बाद खत्म हुआ, उसे चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई, वो जो 2 विकेट्स थी आमिर के, वो मतलब वो विकेट ना लेता तो वो दोनों ही जो विराट कोहली एंड कंपनी है वो तो मैच ले जाते, बिल्कुल मैच ले जाते। और आमिर के हवाले से आमिर को मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सर्व करता है, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट्स के ज़रिए आ रहा है और वो खेल रहा है, अगर वो सर्व करता है तो उसे वापस आना चाहिए। लेकिन आमिर की वापसी ऐसा ना हो कि कोई इसके नए लड़के का रास्ता ब्लॉक कर दे, क्योंकि आमिर 31-32 साल के हैं और अगर कोई नया लड़का जैसे एहसानुल्लाह भी आए, आपको अगर एहसानुल्लाह को तो वैसे भी आपने रोका हुआ है।
एहसानुल्लाह तो अभी खेलेंगे इंशाल्लाह। सर उनका रास्ता तो आपने रोका हुआ ना। देखिए आपने यही कहा मूसा से, मैं अक्सर मूसा का जिक्र करता हूँ। मूसा बड़ा टैलेंटेड बॉलर था, उसको आपने स्ट्रेट अवे ऑस्ट्रेलिया में जाके खिलाया, उसको 3 कैप्स दी, ठीक है, इतनी छोटी सी उम्र में, और वो बंदा अब मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। इसी तरह एहसान को जहाँ पे चांस मिलना चाहिए था वहाँ पे हम देते हैं, हम प्रॉपर प्लेयर को ख़राब करते हैं पहले। या पीसीबी के में मेरा ख्याल है जो अभी एक सूरत हाल बनी हुई है, जैसे अब बाबर आजम कैप्टन को देख लें, की बात नहीं कर रहा, पीसीबी और टीम आजकल डिफरेंट है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी बात के ऊपर। बाबर आजम को जैसे देख लें, बाबर आजम कैप्टन हैं, जबकि जो सिलेक्टर्स हैं वो शायद कभी किसी वक्त कुछ चाह रहे होते हैं। आपने देखा पीछे शान मसूद के मामले पे, वाइस कैप्टन के हवाले के मामले पे बाबर आजम का रवैया कैसा था। बाबर आजम की शायद इसी हवाले से कंट्रोवर्सी पाई जा रही है कि जो इस पे बात चली कि शायद बाबर आजम को चेंज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम इस साल, अच्छा मैच की जानी बात है, क्योंकि आमिर से बात चली और एहसान तक पहुंच गई। आज के मैच में इफ्तिखार को मौका नहीं दिया गया, इफ्तिखार को बुलाया गया था, हम समझ रहे थे कि इफ्तिखार को मौका मिलेगा, एक दफ़ा फिर इफ्तिखार को मौका नहीं दिया गया। इफ्तिखार ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा जी कि मैं एक सीरीज़ में बैठा रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शायद मौका मिला, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक आध मैच मिला, उसके बाद मुझे बैठा दिया जाता है। मैं प्रॉपर फिनिशर के तौर पर मतलब अपने आप को खेलता हुआ देखता भी हूँ और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊँगा भी। अब इफ्तिखार करना खेलना इंस्टेड ऑफ इफ्तिखार, सलमान अली आगा तीसरा गेम है उनका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इफ्तिखार को ड्रॉप करना चाहिए था। सलमान अली आगा की जगह इफ्तिखार को ज़रूर होना चाहिए था। सलमान अली आगा को भी उन्होंने परफॉर्म किया भी, बहुत सारे मैचेस सलमान अली आगा ने जो है, लेकिन अगर इफ्तिखार की बात करें तो इफ्तिखार को आज के मैच में होना चाहिए था। इफ्तिखार की बार बैठना मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए ना अभी वर्ल्ड कप मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली अभी और हैं भी मैचेस आपके पास कितने हैं? आप 3 मैचेस हैं आपके पास, 3 मैचेस हैं और 3 ओडीआई। ऊपर से ये भी आपको नहीं पता कि एशिया कप होगा या नहीं होगा या नहीं होगा। शायद आप अफगानिस्तान के साथ कुछ चीज़ें आपकी चल रही हैं, मुमकिनात में है कि शायद आप अफगानिस्तान के साथ कुछ मैचेस खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन अगर वो नहीं होते देन व्हाट नेक्स्ट। बहुत कम टाइम है इस वक्त। आप, मेरा नहीं ख्याल आगा सलमान को आप को रखना चाहिए टीम में, इफ्तिखार को, और अभी मिच्योर हो जाना चाहिए, अभी स्क्वाड मिच्योर हो जाना चाहिए, यही वक्त है। अब 3 मैचेस हैं, आज के मैच के बाद 2 मैचेस रह जाएंगे। इन 3 मैचेस में कम से कम स्क्वाड मिच्योर होना चाहिए कि आप वर्ल्ड कप में किसको लेकर जा रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल 2 मैच रह गए हैं। सलमान अली आगा भी अगर आज परफॉर्म कर जाते तो अगले 2 मैच तो उनको पक्के हैं। लाजमी नहीं है, पाकिस्तान में आपको पता है क्या से क्या हो जाता है, लेकिन इफ्तिखार को कम से कम स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। और इफ्तिखार को न सिर्फ इस स्क्वाड का बल्कि इफ्तिखार को वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ज़रूर हिस्सा होना चाहिए। और एक और जिसको उन्होंने नहीं रखा और उन्होंने ये बात कही भी है, मुमकिनात में शामिल है कि इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। वैसे उनकी फिटनेस तो नहीं है, मुझे लगता है इमाद ने अभी तक जो परफॉर्म किया। अगर हम हारिस सोहेल की फिटनेस के हवाले से बात करते हैं ना कि हारिस सोहेल फिट नहीं है, उनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं, तो ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो इमाद की भी उस तरह की फिटनेस नहीं है कि उनको 50 ओवर में हम एडजस्ट कर सकते हैं। हसन भाई, और ये भी जो हारिस के साथ ध्यान में रखें कि नवाज भी और शादाब भी है। हाँ एग्जैक्टली, हारिस के साथ तो थोड़ी सी बैड लक है। वो बेचारियों की फिटनेस नहीं, वो वर्ल्ड कप फिट हो जाते हैं, वो वर्ल्ड कप में फिट होके आ जाएंगे। तो इमाद है, मेरा ख्याल है कि इमाद आपको स्क्वाड में नज़र आएंगे। इमाद जैसे T20 में उन्होंने परफॉर्म किया, इमाद के हवाले से काफ़ी ब्राइट है ये साल बहुत ब्राइट होने वाला है इमाद वसीम के हवाले से, क्योंकि मैनेजमेंट भी उनकी है, सपोर्ट भी मिलती है, सारा कुछ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लेकिन इमाद ने T20 में परफॉर्म भी किया, इमाद ने T20 में परफॉर्म किया, PSL में परफॉर्म किया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि आप अगर शॉर्ट देखिए, बाबर का एतराज़ क्या था इमाद के हवाले से? बाबर का एतराज़ यही था कि 2 साल से वो सर्किट में नहीं है, इस वजह से हम इमाद को जो है ना वो मतलब टीम में नहीं रखना चाहते। तो वो तो एतराज़ अपनी जगह पे है ना। नहीं, अगर मैं तो उनको इस हवाले से बात कर लें तो मेरा तो ये ख्याल है कि पीसीबी जिम्मेदार था इस बात का कि उन्होंने इमाद को बाहर किया। तो पूरी पॉलिटिकल गेम थी, एक चली थी जो अगेंस्ट इमाद चली थी, और उन्होंने इमाद को बाहर किया। और जब इमाद वापस आई, टीम के अंदर वापस आई, तो उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने दिखाया उन लोगों को जिन्होंने उनको बाहर किया था कि ये देखिए ये मेरी परफॉर्मेंस थी, और दुनिया ने देखा उस वक्त परफॉर्मेंस। अगर वो बैट नहीं कर पाते तो आप देखें बॉलिंग में वो 2 विकेट 3 विकेट ले जाते हैं। हम अपनी गपशप को कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक वापस आएंगे तो यहीं से इसको कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इस वक्त कराची से खबर ये है कि बाबर आजम आउट हो चुके हैं। सर, बाबर आजम एक दफ़ा फिर अच्छा खेले, बेहतरीन खेले, लेकिन 50 बनाने के बाद उनकी थोड़ा सा आदत बनती जा रही है कि वो आउट हो जाते हैं। क्या चक्कर? अच्छा, 50 बना लेते हैं वो, अपना जो अपना काम है वो कर जाते हैं बाबर आजम, और यही तो उनकी खास बात है कि बाबर वन एंड ओनली है। नहीं, हम कहते हैं अपना काम ना करें, टीम का काम करें। टीम का काम, बड़ा खेलें, रिकॉर्ड बनाएं। बिल्कुल। लेकिन आज असल में थोड़ी सी हुई है जो
फ़खर ज़मान के हवाले से वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मतलब बैड लक थी शायद, लेकिन बाबर आजम ने आगे कंट्रोल किया। 54 अच्छा रन है बस। नहीं, अच्छा रन है सर, लेकिन ये क्या हो रहा है बाबर आजम को कि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं कप्तानी का प्रेशर है, क्या चल रहा है? प्रेशर तो है उनके ऊपर, इसलिए ये बात चल रही है कि शायद बाबर आजम को इस साल के में एंड के ऊपर कहीं ना कहीं पे चेंज किया जा रहा है, और स्पेशली T20 फॉर्मेट के ऊपर। देखिए, अब एक कप्तान है, दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, दुनिया का बहुत अजीम प्लेयर कहा जा रहा है बाबर आजम को, और वो हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तीनों फॉर्मेट का, फिर टीम का। फिर आपको पता है टीम के हवाले से आजकल बातचीत भी चल रही है, पीसीबी के हवाले से भी, पीसीबी का और स्पेशली चीफ सेलेक्टर्स के हवाले से जो बाबर आजम के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है, उस हवाले से फिर पीसीबी की सेलेक्टर्स के आने के बाद, जैसे आप आमिर की बात कर रहे थे, इमाद वसीम की बात कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं भी बाबर आजम के को ये भी प्रेशर लगता है। तो इसी प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं करे। तो शुएब मलिक का मशवरा अच्छा फर्क आ रहा है। शुएब मलिक का मशवरा अच्छा था कि यार साइड पे कर दें इस कैप्टनसी के और अपनी क्रिकेट एंजॉय करें। इसमें तो कोई शक नहीं है, शुएब मलिक ने जो मशवरा दिया था बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को तीनों फॉर्मेट से हटा देना चाहिए। बाबर को कम से कम एक फॉर्मेट ज़रूर खुद से छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ये बात बाबर आजम के ऊपर ही छोड़नी चाहिए कि वो किस फॉर्मेट को लीव कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से बाबर आजम जितना कप्तानी मतलब एक फॉर्मेट से दूर हो जाएंगे तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। कराची में इस वक्त पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। फ़खर के आउट होने के बाद बाबर और इमाम उल हक ने संभाला दिया, और क्या समझते हैं कितना रन होगा तो पाकिस्तान आसानी से उसका दिफा कर लेगा? हसनैन, अभी वैसे तो होना तो वैसे 300 रन चाहिए था पाकिस्तान को आज करना चाहिए था। जैसे जब फ़खर आउट हुए तो मैं जब बाबर आए थे तो मुझे लग रहा था जैसे बाबर 300 के लिए जाएंगे, लेकिन बाबर शायद अटैम्प्ट नहीं कर रहे 300 के लिए, क्योंकि जो उनकी स्ट्राइक रेट है आज भी वो भी 100 से कम था, और उतनी स्पीड के साथ वो खेलने की कोशिश उन्होंने की ही नहीं है बाबर आजम ने। लेकिन अगर नहीं तो 270 280, लेकिन पाकिस्तान को फिर मुश्किल होगा। कराची की विकेट पे 280 रन पाकिस्तान के, लेकिन अगर 300 होता तो आप अच्छे से कह सकते थे कि अगर बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें। ज़हीर उल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब, एक तो आपको वेलकम करते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि आप कराची के हवाले से हमें थोड़ा सा बात तो बताएं कि कराची के ग्राउंड हमेशा से खाली क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने देखा रावलपिंडी में, मुल्तान में, लाहौर में क्राउड बहुत ही ज़बरदस्त वालियाना तरीके से आता है, लेकिन कराची बड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। कराची के अंदर जो है शदीद गर्मी है, और मेरा ख्याल है कि सेकंड इनिंग के अंदर जो है पब्लिक आएगी, क्योंकि शुरू के अंदर जो है यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो मेरा अपना ख्याल है। और क्योंकि ऊपर से आपने देखा होगा कि यहाँ के स्टेडियम पैक हैं, ऊपर से हवा भी इतनी नहीं है, और पिंडी की स्टेडियम के जो है पवेलियन जो भी वहाँ पर सिटिंग एरिया है वो ऊपर से ओपन है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा घुटन हो जाती है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सेकंड इनिंग के अंदर पब्लिक को आना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ज़हीर साहब, हमने सुना भी है कि टिकट्स की फरोख्त में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सुस्ती बरती जाती है, स्पेशली जब कराची की बात की जाए तो। देखिए, असल बात यह है कि टिकट की सुस्ती इस वजह से कि उसकी इतनी कोई खास मार्केटिंग नहीं हुई। हम लोग यहाँ ये डिस्कस भी कर रहे थे कि लोगों को यही नहीं मालूम है कि टिकट कहाँ से मिलेगा और किस वेबसाइट से मिलेगा। तो जो टिकट सेल करते हैं उनको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, और क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, जाहिर बात है कि लोगों को नहीं अंदाजा होता कि हम कहाँ जाके टिकट परचेज करें। ऑनलाइन जो हर आदमी के पास सहूलत नहीं होती, तो मेरा ख्याल है कि इनको बॉक्स बनाना चाहिए नेशनल स्टेडियम के बाहर ही, जहाँ से टिकट जो है वो सेल हो, ताकि लोग जो है आसानी से टिकट को हासिल कर सकें। ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि आज मैच जारी है, और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि मैच में काफ़ी ज़्यादा अब रन्स भी बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चेंजेस ऐसी हैं कि जो हम समझ रहे थे कि होंगी, लेकिन वो चेंजेस नहीं हुई। शान मसूद अभी भी टीम में मौजूद नहीं है। फिर एहसानुल्लाह और उसामा मीर को चांस दिया गया पिंडी में, लेकिन जहाँ पे उनको चांस मिलना चाहिए था वहाँ पे नहीं मिला। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि सही लाइनअप उतारी है पाकिस्तान ने? देखें, शान मसूद जो है हमारे पास इस वक्त आप देखें कि 4 और 5 के ऊपर खेलने के लिए कोई प्लेयर नहीं है, तो मैं समझता हूँ हमारे पास 4 और 5 के लिए जो बेस्ट चॉइस थी शान मसूद और इफ्तिखार है। और इफ्तिखार तो माशाल्लाह ठीक है खेल रहे हैं, मगर है कि शान मसूद के नहीं होने से जरूर ये बिल्कुल फर्क आएगा, क्योंकि हमें जो है ना अपने पास जो करंट हमारे मवाद है, हमारे पास हमें इसी मवाद पर जो है तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप के लिए हमने जाना है। तो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखें, ऊपर से हमारे पास फ़खर ज़मान है, इमाम है और रिजवान है, और आपका जो बाबर आजम है, ये 4 तो हमारे ऊपर नंबर पैक है, मगर नीचे 5 और 6 के ऊपर अभी तक जो है मैं नहीं समझता कि हम जो है उस नंबर को पैक कर सकें अभी तक, और हमें जो है उसकी ट्राई यहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल कप्तान बेहतर समझते हैं, मगर है कि आज मैं समझ रहा हूँ कि फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद थोड़ा सा हमारा स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो चल रहा है। हम जो है 300 के ऊपर खेलने के लिए नहीं जा रहे, अभी तक जो हालात चल रहे नजर आ रहे हैं।
अब इस वक्त जो है अगर फर्ज कर लें हम 270 या 80 रन करते हैं तो टफ टाइम हमें दे सकती है कराची में न्यूजीलैंड तो की आपको टीम। पता है स्पिनर्स को मदद मिलेगी, इसी वजह से शादाब भी आज टीम का हिस्सा है, नवाज भी हैं, आगा सलमान भी इवन आपको विकेट्स दिलवा सकते हैं कराची की पिच पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पिच ड्राई है और जो है वो बिल्कुल दिला सकते हैं, मगर है कि मैं समझ रहा हूँ कि हमें जो है आजकल 50 ओवर्स के अंदर 300 प्लस के ऊपर सोचना चाहिए। मगर अभी जो बैटिंग हो रही है, मुझे बाबर की बैटिंग के स्टाइल से मुझे लग नहीं रहा है कि वो 300 की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। नवीद, इस सऊदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने बहुत सारी बातें की। उसने कहा कि हम बी टीम खेल रही है, पाकिस्तान में अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल रहा है हमें और एक्सपीरियंस मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो समझते हैं कि केन विलियमसन की कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी, उनके सीनियर प्लेयर्स की कमी महसूस होती है, लेकिन विलियमसन की कमी तो उनको मेरे ख्याल काफ़ी अरसे तक महसूस होगी। बिल्कुल वो होगी, और विलियमसन अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो शायद हिस्सा होते। आईपीएल तो उन्होंने खेलनी थी, लेकिन वो हिस्सा होना चाहिए था उन्हें। न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान में आई है वो बिल्कुल बी टीम है, और पाकिस्तान ने जो सीरीज़ न्यूजीलैंड से बराबर की है T20 की, मैं अभी भी हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि आप बी टीम के साथ कैसे सीरीज़ बराबर कर सकते हैं। पाकिस्तान को तीसरे मैच में ही जाना चाहिए था सीरीज़ जीतने के लिए, लेकिन बदकिस्मती थी, पाकिस्तान T20 की सीरीज़ जीतने में नाकाम रहा। अभी अगर न्यूजीलैंड के साथ इस तरह की सीरीज़ में अगर आप इस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं बी टीम के साथ, तो फिर यकीनन पाकिस्तान T20 के लिए, जैसे हम कहते हैं कि हम मुमकिनात में T20 नंबर 1 टीम बन सकते हैं, और हैं T20 में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए है कि अगर आपकी ए टीम आती है, अगर ए टीम पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले यहाँ पे आती थी T20 में, तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। ठीक, इस हवाले से जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया था। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू रखते हुए। वेलकम बैक जी। आखिरी सेगमेंट में हमें बहुत सारी डिस्कशन के लिए खबरें बाकी हैं और नवीद खोकर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है अली ताबी साहब ने। बड़ी देर की मेहरबान आते आते अली भाई। अच्छा, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो कासिम उमर साहब उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर कि वो इखलाक जो है ना से गिरी बातें करते थे, गैर इखलाकी बातें करते थे, गैर संजीदा बातें करते थे। मैंने इसी वजह से 87 का टूर्नामेंट नहीं किया। और फिर ये वही प्लेयर है, आपको पता है, जिन्होंने वो जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर बात की थी कि ये ड्रग्स लेते हैं परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए। फिर और भी बहुत सारी बातें की थी, वो अब टीवी पर करने वाली नहीं है। देखें उस टाइम पे क्या हुआ था, हम तो थे नहीं, हमने बातें ही सुनी हुई हैं। बातें करने को तो बहुत सारे लोग बातें कर ही सकते हैं। अब बिहाइंड क्लोज डोर्स या बिटवीन द टीम क्या डिस्कशन चलती थी, क्या किस किस्म की बातें होती थी, यू एंड मी कैन नॉट से। लेकिन अगर एक बंदा एक रंज व गम का इजहार कर रहा है, इस लेवल पे आके ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो आई थिंक समबडी नीड्स टू एड्रेस इट। कोई तो होगा जो उसका या तो उसको बताएगा या बहलाएगा। आई थिंक पीसीबी की ड्यूटी यहाँ पे आती है कि ऐसी चीज़ें, अब देखें, मलामत करने के लिए बहुत सारी बातें निकल आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर मैं और आप बैठ के पूरा दिन गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसका मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा स्टॉन्च किस्म का जो रिप्लाई आना चाहिए, बताना चाहिए कि यार हुएवर इट इज़, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड बातें करें, खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, तो ये सिर्फ माहौल गंदा करने वाली बातें हैं। आपने माहौल अगर गंदा रखना है, ऐसी फिजा फैलानी है, तो फिर ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। एंड आई थिंक अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, कोई मैनेजमेंट की तरफ से सामने आए जो उनकी ग्रीवेंसेस सुने और पूछे उनसे कि यार आपको क्या चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इन सारी बातों का मंजिल क्या हो। क्योंकि ऐसा इल्ज़ाम तो आज तक नवीद ना इंजमाम ने लगाया ना वसीम अकरम ने लगाया। शायद वो छोटे से बच्चे थे, इस वजह से शायद वो सुनते रहे गाली। नहीं, मसलन जलालुद्दीन ने लगाया था इससे पहले। अच्छा, उन्होंने भी, बल्कि उन्होंने मेरे शो में भी ये बात आगे की थी कि इमरान खान है जो वो गालियां देते थे। इमरान खान असल में बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते थे वो, तो वो गुस्से थे, नहीं गुस्से थे, वो गुस्से होते थे टीम के ऊपर। अच्छा। यहाँ तक बात ठीक है कि वो बहुत गुस्सा होते थे। ये तो उन्होंने भी कहा कि वो कहीं ना कहीं पे जाके वो हमारे लिए लफ्ज़ भी ऐसे इस्तेमाल करते थे जो एक कैप्टन को नहीं करने चाहिए। लेकिन आप पहले की क्रिकेट अगर देखें ना, क्रिकेट देखेंगे तो उसमें जो प्लेयर्स होते थे, जो कैप्टन होते थे, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता था और गुस्से में आप इससे बाहर भी होते थे। इमरान खान के ऊपर ये चीज़ें आती हैं, पहले भी कहा गया। जलालुद्दीन हो गए, ये केनियन बॉर्न क्रिकेटर हैं कासिम उमर साहब, इन्होंने भी बात की। बहुत सारे और भी सीनियर लोग करते हैं। इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगा, इससे पहले भी लगे। जो नौजवान लौट थी ना उस वक्त की, वसीम, वकार, इंजमाम, सईद अनवर, वो नहीं लगाते थे, क्योंकि उनको पता था यार कि हमें अगर जो भी देगा
तू कह के भी बुलाएगा, कोई मसला नहीं है, हमें डेब्यू भी करवा दिया पाकिस्तान के लिए जो है, वो फिर बाद में सुपरस्टार भी बने। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इमरान खान को इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात लगे और वो शायद कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। अच्छा, अगली गॉसिप सर ये है कि IPL की जो क्रिकेटर्स हैं उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। मतलब मुआवजे की बात इस वजह से की गई कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो अपनी इनकम का 71% प्लेयर्स को देती है, और IPL जो है बेसिकली क्रिकेट की इंग्लिश प्रीमियर लीग बनने की कोशिश कर रही है। इस वजह से न्यूजीलैंड मीडिया ने ये खबर ब्रेक की कि IPL जो है वो सिर्फ मुआवजे का 18% जो है वो प्लेयर्स को देती है। तो इस हवाले से फिर IPL तो बहुत ज़्यादा हड़प कर रही है। देखें, अगर वो बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग बोर्ड है तो किसी वजह से है। उन्होंने ऐसे लूप होल्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो चीज़ें रखी हुई हैं कि वो इतने पैसे कमा रहे हैं और फिर डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। देखें, वो पैसे जितना जिस हिसाब से कमा रहे हैं, अगर उस हिसाब से लगा भी रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो हर दफ़ा इंग्लिश प्रीमियर लीग जब होती है उसके साथ उसके पीछे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही होती हैं, मल्टीपल चीज़ें कवर हो रही होती हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट से चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा रहा होता है। IPL के अंदर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, रखी नहीं हुई, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो आराम से वो कवर कर सकें, उनके ऊपर जो है ना शफकत का हाथ उनका बरकरार रहे, जहाँ जिसकी जेबों में पैसे जाने हैं वहाँ पे फुल उनकी जेबें भरी जाएं, और जिसको खुश रखना है वहाँ पे खुश रखा जा सके। एंड देन उसका एंड रिजल्ट जो चीज़ें निकलती हैं वो यही निकलती हैं कि देन दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू द ICC। इतने पैसे कमा के मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं होऊंगा तो शो होगा, वरना नहीं होगा। 53 मिलियन पाउंड्स इनकम है एक टीम की एवरेज IPL में, और वो सैलरी की मद में दे रहे हैं 9.5 मिलियन पाउंड। अच्छा, मैं सबसे पहले अगर मुझे इजाज़त है तो मैं ज़रा इससे बात कर लूँ। इंग्लिश प्रीमियर लीग और IPL का कहीं पर कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ये तो सो कॉल्ड लीग है। IPL है जो दो, नंबर 1 एक तो मैच फिक्सिंग, और नंबर 2 आप 18% की बात करें, 18-20% की बात भी होती है कि हम 20% भी खर्च करें, लेकिन आप ये भी तो देखें ज़रा कि वो 20% देते कब हैं। वो अगली IPL आ रही होती है तो उनकी लास्ट किस्त जा रही होती है प्लेयर्स की, जबकि PSL में, पाकिस्तान सुपर लीग में आपको एडवांस में बहुत सारी पेमेंट है वो कर दी जाती है। बाज़ औक़ात तो 50% तक भी एडवांस पेमेंट प्लेयर्स को मिल जाती है। IPL के अंदर ना एक इश्यूज़ नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मेरा ख्याल है कि IPL में तो जो गरीब टाइप प्लेयर हैं, मतलब बेचारे छोटी कंट्रीज से, मतलब अफगान प्लेयर्स हैं, मैं देख रहा था नवीन उल हक हो गए, गुरबाज हो गए, यार ये टोटल 50-50 लाख में खेल रहे हैं, और उसी टीम में रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़। उन्होंने एक एम्पायर जो बनाई है अपने प्लेयर्स के लिए, या जैसे ताबिश ने ये बात की है, जो उन्होंने एक चीज़, एक सर्कल क्रिएट किया अपने इर्द गिर्द, कोई हमें छेड़ नहीं सके। मैं नहीं समझता कि इंग्लिश प्रीमियर लीग और IPL का कहीं कंपैरिजन हो सकता है, या IPL उस लेवल पे कहीं जा सकती है जहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग। अगर IPL इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाए देन मे बी यू कैन कंपेयर इट विद द EPL। अच्छा सर, दूसरी खबर पे इंडिया से है, अली आपसे कंटिन्यू कर लेते हैं। मोहम्मद शामी की जो वाइफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनका इल्ज़ाम है कि मोहम्मद शामी जो है वो कुछ जो है ना गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद वो जब BCCI के टूर पे होते हैं तो वो मतलब समझ गए आप कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में, तो ये क्या चल रहा है मोहम्मद शामी के लिए, कोई बुरे वक्त चल रहा है? देखें, आई थिंक उनका बुरा वक्त तो उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन इंडियन मीडिया और इंडिया की आवाम ने उनको शदीद किस्म का ट्रोल किया था। भी मांगते हैं जी, जहेज भी मांग रहे हैं। बहुत अजीब सी बातें मतलब सुनने को आई हैं, देखने में आई हैं। ये मामला इतना अजीब है, मतलब हम एज मुस्लिम, एज पाकिस्तानीज हम कहते हैं यार घर की बात घर पे रहे, घर में सेटलमेंट हो, लेकिन आप इतना पब्लिक अगर अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके चलेंगे, सबसे पहले तो कोई भी हो अक्रॉस द बोर्ड, एनीवन, प्लेयर हो, इंसान हो, मैं हूँ, हम सबको ऐसी जो चीज़ें हैं ना उनसे इज्तनाब करना चाहिए। सबसे पहले तो पब्लिक सर्विस मैसेज एक ये देना चाहूँगा मैं। दूसरा ये कि यार अगर किसी से गलती हो भी गई है ना, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज अपोलोजाइज। स्पेशली आप जब स्टार हैं तो सर हैरेसमेंट वाली साइड पे आपको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शामी के हवाले से ये चीज़ें मौजूद हैं। इससे पहले भी वो मीडिया की काफ़ी जिन्नत, वो तो कह रही है कि अभी भी BCCI का जो टूर होता है उसमें शामी यही काम करते हैं। इंग्लैंड के टूर के हवाले शामी करते तो बाकी भी करते हैं। इंग्लैंड के टूर के हवाले से शामी के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे थे जब इंडिया की टीम इंग्लैंड में मौजूद थी, और उस पर शायद उनकी मिसेस का इशारा वहाँ पे होगा कि, लेकिन ये उनके फिर वही बात है कि ये घर का मामला है उनका, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो हाई कोर्ट जाएं, वो जहाँ मर्जी जाके इसको चैलेंज करें। अच्छा सर, पाकिस्तान शाहीन वर्सेस जिम्बाब्वे मैचेस स्टार्ट होने लगे और बहुत ज़बरदस्त मैचेस हैं। आपको पता है कि 6 से 7 कौमी क्रिकेटर्स भी इस टीम का हिस्सा हैं, और आज से ये कैंपेन स्टार्ट होगी और पाकिस्तान जीत के अज़म से इस वक्त उतर चुका है मैदान में। पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा इंशाल्लाह ताला। शाहीन इस मुकाबले में आज हैं जिम्बाब्वे में, और पिछले दिनों में वो जब जा रहे थे तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद से 2 खिलाड़ी हैं वो भी जा रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। तो पाकिस्तान ज़रूर
जीतेगा, लेकिन अंडर 19 पाकिस्तान जीत गया है बांग्लादेश से। 10 विकेट से पाकिस्तान जीता आज ही, जी, चार वो भी जीता, exactly। बिल्कुल। और ये बड़ी ज़बरदस्त है कि शाहीन की टीम भी जिम्बाब्वे में मौजूद है, पाकिस्तान अंडर 19 भी मौजूद है, सबी अजहर की क़यादत में चीफ सेलेक्टर हैं वो वहाँ पे, और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। क्रिकेट रिवाइवल हो चुका है। टाइम हमारे पास खत्म हो जाएगा। नवीद साहब आपका शुक्रिया, अली साहब आपका शुक्रिया, और जितने भी नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहे। एक गॉसिप और भी डिस्कस करनी थी मेसी के हवाले से, वो जो टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं सऊदीया के, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल हम आपसे कर लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।